हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं डीसी मशीन के बारे में, यानी कि दिष्ट धारा मशीन। आज जो है हमारी दिष्ट धारा मशीन की दूसरी क्लास रहने वाली है। कौन सी? पार्ट 2 जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। कल की क्लास में जो हमने इसकी कुछ संरचना के बारे में पढ़ा था कि इस मशीन के अंदर कौन से भाग लगाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर। जैसे विस्तार में हमने पढ़ा था योक के बारे में, मैग्नेटिक पोल के बारे में, और जो मैग्नेटिक पोल के अंदर वाइंडिंग की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमने आर्मेचर के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो रोटर होता है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है और किस तरीके की वाइंडिंग की जाती है, उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे कम्यूटेटर के बारे में, ब्रूस के बारे में, और साफट क्या होती है, बेयरिंग क्या होते हैं, और जो कुछ टेस्ट है जो डीसी मशीन के अंदर किए जाते हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम डीसी मशीन को कंप्लीट कर देंगे। कल से जो हम डीसी जनरेटर अपना स्टार्ट कर देंगे। कौन सा? डीसी जनरेटर वाला चैप्टर। जनरेटर को जो है हिंदी में जनित्र भी कहा जाता है। जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा एलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले हर एग्जाम में आपको इसकी हेल्प मिल सके। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? कम्यूटेटर के बारे में कि दिक् परिवर्तक क्या होता है। हिंदी में कम्यूटेटर को क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। जिस तरीके से एक जो रोटर होता है, जो आर्मेचर होता है, डीसी मशीन के अंदर घूमता है। घूर्णन करने वाला पार्ट कौन सा होता है एक डीसी मशीन के अंदर? आर्मेचर। और जो कम्यूटेटर होता है ये भी एक घूमने वाला ही भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसे भी हम साफट पर लगाते हैं। आर्मेचर को भी हम साफट पर ही लगाते हैं और कम्यूटेटर को भी हम साफट पर ही लगाते हैं। इसलिए जो घूमने वाला भाग होता है एक मशीन के अंदर वो आर्मेचर होता है और कम्यूटेटर होता है। दोनों ही घूर्णी मशीन होती हैं। अब कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? एक डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर दो तरीकों से कार्य करता है। देखिए, आप सभी को पता है डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है डीसी मोटर, एक क्या होती है? डीसी मोटर। और एक होती है डीसी जनरेटर। कम्यूटेटर जो है एक कन्वर्टर का कार्य करता है मशीन के अंदर। किसका? कन्वर्टर का। जैसे डीसी मोटर हो गया, डीसी मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर होता है वो इन्वर्टर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? इन्वर्टर का। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? डीसी को एसी में बदलने का। किसका? इन्वर्टर का। आप सभी को पता होगा जो हमारे घरों में इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टरों में जो बैटरी कनेक्ट की जाती है वो बैटरी डीसी बैटरी होती है। अब उस बैटरी उस डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करके हमें देता है? इन्वर्टर। इसलिए जो इन्वर्टर का क्या कार्य होता है, इस चीज से आपको इस चीज का भी पता चल गया कि जो इन्वर्टर होता है वो क्या कार्य करता है? वो डीसी को एसी में बदलता है। और जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर की कंडीशन में कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलना है। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? ये डिपेंड करता है कि जनरेटर में देख रहे हैं या फिर मोटर में। अगर मोटर हुई तो मोटर में जो कम्यूटेटर होगा उसका कार्य डीसी को एसी में बदलना है। अगर डीसी जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर के अंदर एक कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना। ये देखिए, जो ये आपको पार्ट दिख रहा है ब्लू वाला, इस ब्लू वाले पार्ट क्या है? कम्यूटेटर होता है। और इसके साइड में जो ये लगे हुए हैं इसे कहते हैं ब्रूस। क्या कहते हैं? ब्रूस। इन्हें भी अभी आगे पढ़ेंगे। कम्यूटेटर जो है ये किस धातु का बनाया जाता है? ये देखिए, कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रोन कॉपर का बनाया जाता है। किस धातु का? हार्ड ड्रोन कॉपर। अगर इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में बोलेंगे कठोर कर्षित तांबा। इसे हिंदी में बोलेंगे कठोर कर्षित तांबा। कम्यूटेटर किस धातु का बनाया जाता है? हार्ड ड्रोन कॉपर का बनाया जाता है। और ये क्या है? इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं।
क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम हिंदी में खंड कहते हैं। और ये खंड जो है वी के आकार में लगाए जाते हैं। किसके आकार में, वी के आकार में लगाए जाते हैं। और जो ये सेगमेंट्स होते हैं इनको अलग अलग किसकी मदद से किया जाता है, माइका की वजह से, माइका की हेल्प से। माइका यानी कि जो हिंदी में कहते हैं इसको अबरक, अबरक। इसके बारे में हमने उसमें कंडक्टर सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था। माइका जो है एक इंसुलेटर पदार्थ होता है। कम्यूटेटर के हर खंड को अलग करने के लिए उसके बीच में माइका पदार्थ भरा जाता है ताकि जो है सेगमेंट्स एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, एक दूसरे से अलग अलग बने रहें। इस वजह से हम जो है कम्यूटेटर के अंदर माइका के पदार्थ का प्रयोग करते हैं और इन सेगमेंट्स के बीच में क्या है, माइका का पदार्थ लगाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के अंदर सेगमेंट्स की संख्या कितनी होती है, सेगमेंट्स की संख्या होती है आर्मेचर कोयल की संख्या के बराबर। आर्मेचर कोयल, आर्मेचर कोयल की संख्या के बराबर जो है सेगमेंट्स की संख्या होती है। ठीक है। और जो इसके अंदर ये माइका की जो इंसुलेशन किया जाता है माइका का, ये 1 mm मोटी परत का किया जाता है। कितना, 1 mm की परत का, 1 mm मोटी होती है वो परत माइका की, जब हम माइका का प्रयोग करते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या बताया मैंने कम्यूटेटर के बारे में, कम्यूटेटर जो है एक घूर्णीय मशीन होती है। ठीक है, घूर्णीय मशीन नहीं कह सकते हम, घूर्णीय युक्ति कह सकते हैं इसे। ये एक घूर्णीय युक्ति होती है जो कि एक कन्वर्टर का कार्य करती है। अगर डीसी मशीन की, डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर में ये इन्वर्टर की तरह कार्य करती है। इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलने का। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो हम आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो एसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। लेकिन हमें डीसी जनरेटर से आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही जब डीसी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, तो हमें उसके आउटपुट से डीसी ही चाहिए होती है। अब उससे डीसी कैसे प्राप्त होती है, डीसी होती है इस कम्यूटेटर की हेल्प से। अब जिस प्रकार से आर्मेचर में एसी ईएमएफ उत्पन्न हुआ, एसी की जो कोयल होगी वो इसे कम्यूटेटर से कनेक्ट की जाती है। किससे, कम्यूटेटर से कनेक्ट की जाती है। अब कम्यूटेटर जो है उसको एसी को डीसी में बदल देता है। जैसे मैंने आपको बताया जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। इसलिए जो एसी एक आर्मेचर के अंदर जनरेट होता है, उस आर्मेचर के एसी को ये कम्यूटेटर डीसी में बदल देता है। और डीसी में जो ये ब्रूस होती है, ये ब्रूस जो है आउटपुट प्रदान करती है डीसी को। डीसी जो बाहर दी जाती है वो किसकी हेल्प से दी जाती है, इन कार्बन ब्रूसेस की हेल्प से दी जाती है। जो ईएमएफ जो डीसी होती है उस डीसी को ये कलेक्ट करते हैं कार्बन ब्रूस, और उसे जो है आउटपुट में बाहर के सर्किट को प्रदान कर देते हैं। कम्यूटेटर जो आपको समझ आ गया होगा, एक जनरेटर के अंदर एसी को डीसी में और मोटर के अंदर डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं और बनाए जाते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर से, यानी कि कठोर कसी तांबे से। और बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं जिनके बीच में माइका भरा जाता है, और जो ये सेगमेंट्स होते हैं ये वी के आकार में लगाए जाते हैं। ठीक है। अब जो है कम्यूटेटर की जो ये परत होती है, जो बाहर वाली जो परत होती है जिसके ऊपर ब्रूस घिसते हुए रहते हैं, इसकी जो परत है ये परत हमेशा साफ रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, हमेशा साफ रहनी चाहिए। इसको साफ करने के लिए एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसका प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटर की खंड को साफ करने के लिए करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम जो ब्रूस का प्रयोग करते हैं ये अच्छे क्वालिटी के ब्रूस होने चाहिए, ताकि जो है ये कम्यूटेटर के जो बाहर की परत होती है इसको खुरदरा ना बनाए। ठीक है, जो कार्बन ब्रूस का प्रयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और जो ये कम्यूटेटर की परत है इसको साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ताकि ये खुरदरा ना हो।
इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। कम्यूटेटर का मेन कार्य क्या होता है, धारा का रूपांतरण करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे समझते हैं ब्रुश। ब्रुश क्या होती है, देखिए जो ब्रुश है ये दो धातुओं की बनी होती है, या तो ये कार्बन की बनेगी, किसकी, या तो ये कार्बन धातु की बनेगी, या फिर ये कॉपर की बनेगी, किसकी, कॉपर की। कार्बन जो है छोटी मशीनों में कार्बन ब्रुश का प्रयोग किया जाता है, और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है जहां पर अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहां पर हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ब्रुश के दो भाग होते हैं, एक तो ये आगे वाला भाग होता है और ये पीछे वाला होता है। पीछे वाले भाग को हम ब्रुश गियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रुश गियर। ये क्या है, ये ब्रुश गियर इसका दबाव बनाए रखते हैं कम्यूटेटर के ऊपर। ब्रुश गियर का क्या कार्य होता है, ब्रुश गियर का मेन कार्य क्या होता है, जो कम्यूटेटर के ऊपर अच्छा दबाव बना कर रखते हैं। ये आगे वाला भाग जो है कम्यूटेटर पर घिसता हुआ रहता है। अब ये ब्रुश है, ये समय समय पर इनको बदलना भी पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो ये भाग है ये घिस जाता है इसका आगे वाला, क्योंकि ये जो है कम्यूटेटर पर रगड़ खाता रहता है, घिसता रहता है उसके ऊपर। अब कितना घिस जाए कि इसको बदल दे, अगर इसका तीसरे में से एक भाग घिस जाए, 1/3 भाग इसका घिस जाए, या फिर हम कह सकते हैं 2/3 भाग बच जाए, तो इसे क्या है, बदल देना चाहिए। अब इसके जैसे ये आगे वाला भाग मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब इसके 3 भाग मान लेते हैं, ये 1, 2 और 3। अब अगर ये आगे वाला भाग घिस जाए और इतना भाग बच जाए तो इसे क्या है, बदल देना चाहिए, क्योंकि जो है इसका काम जो है फिर कम होने लग जाता है। इतना आपको समझ आ गया। बड़ी मशीनों में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है और छोटी मशीनों में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और कार्बन ब्रुश जो है जल्दी से खराब किस वजह से होते हैं, जो कम्यूटेटर की बाहर की जो परत होती है उसके खुरदरे होने की वजह से इसमें स्पार्किंग होती है। क्या होती है, यहाँ पर स्पार्किंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ब्रुश का मेन कार्य क्या होता है, ब्रुश का मेन कार्य होता है जो बाहरी परिपथ होता है, यानी कि जो बाहर वाला सर्किट होता है उसके बीच में और जनरेटर के बीच में ये संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो बाहर का जो सर्किट होता है उसमें ये उसको धारा प्रदान करता है, ये कम्यूटेटर से लेकर। और जो ये बात हुई डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर आउटपुट प्रदान करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये जो कार्बन ब्रुश होता है ये बाहर के सर्किट को सप्लाई देता है कम्यूटेटर से लेकर, लेकिन जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में ये जो कार्बन ब्रुश का कार्य होता है वो अंदर सप्लाई प्रदान करने का होता है। बाहर से जो सप्लाई है वो कार्बन ब्रुश को दे दी जाती है, उसकी मदद से कम्यूटेटर से होते हुए जो सप्लाई है वो आर्मेचर तक पहुंचती है। किसकी कंडीशन में, डीसी मोटर की कंडीशन में। लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर से ये सप्लाई लेता है और बाहर के सर्किट को देता है, और मोटर के अंदर ये बाहर से सप्लाई लेता है और कम्यूटेटर को देता है। कम्यूटेटर जो है आर्मेचर से जुड़ा होता है और वहां पर जो है सप्लाई पहुंच जाती है कार्बन ब्रुश की मदद से। अब जो है कार्बन ब्रुश मैंने आपको बताया छोटी मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, और कॉपर जो है अधिक बड़ी मशीनों में किया जाता है। अब कॉपर इसमें कार्बन ब्रुश का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किसी धातु का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कार्बन का जो ताप गुणांक होता है आप सभी को पता है वो एनटीसी प्रकार का होता है। किसका, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है एक कार्बन का। अब एक चीज सोचिए, अगर कोई चीज किसी चीज पर रगड़ खा रही है, घिस रही है, अब जो ब्रुश है ये कम्यूटेटर की परत पर घिसता रहता है। अब घिसने की वजह से क्या है, वहां पर उसका तापमान बढ़ जाता है। किसका, कार्बन ब्रुश का जो है तापमान बढ़ जाता है। और इसकी क्या कंडीशन होती है, एनटीसी प्रकार का होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इसकी क्या है, चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसका जो ये किस प्रकार का होता है, ये इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तापमान बढ़ने के साथ इसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या, तापमान बढ़ने के साथ इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है कार्बन ब्रुश का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान बढ़ जाता है घिसने की वजह से और इसकी चालकता भी बढ़ जाती है।
और जो धात्विक वाला होता है, जो धात्विक ब्रश होता है, कार्बन ब्रश जो होता है, उसका प्रयोग अधिक धारा के लिए किया जाता है, जहां पर अधिक धारा की आवश्यकता होती है। और अधिक धारा की आवश्यकता जो है बड़ी बड़ी मशीनों में होती है। चलिए अब आगे समझते हैं साफट के बारे में। साफट जो है मृदु स्टील की बनाई जाती है। किसकी? मृदु स्टील की, मृदु इस्पात की। साफट किस धातु की बनाई जाती है? मृदु इस्पात की। और बेलनाकार आकार की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? बेलनाकार आकार की बनाई जाती है। और इसी साफट के ऊपर जो है कम्यूटेटर और आर्मेचर को लगाया जाता है। कम्यूटेटर और आर्मेचर को इसी के ऊपर लगाया जाता है। अब आगे समझते हैं बेयरिंग के बारे में। बेयरिंग क्या होते हैं? बेयरिंग जो है दोनों ओर लगे होते हैं। किसी भी मशीन में दोनों ओर बेयरिंग लगे होते हैं। अब बेयरिंग को जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्लीव बेयरिंग, एक होता है बॉल बेयरिंग, एक होता है रोलर बेयरिंग, एक होता है बेबिट मेटल बेयरिंग। स्लीव बेयरिंग जो है छोटी मशीनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटी मशीनों में जो बेयरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं स्लीव बेयरिंग। और जो मध्यम प्रकार की बेयरिंग होती है उनमें जो प्रयोग होते हैं वो होते हैं बॉल बेयरिंग। कैसे? बॉल बेयरिंग। और रोलर बेयरिंग भी जो है मध्य प्रकार की, मध्यम और बड़ी दोनों मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। रोलर बेयरिंग जो होते हैं मध्यम और बड़ी दोनों मशीनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन जो बेबिट मेटल बेयरिंग होता है ये केवल बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? बेबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है बड़ी मशीनों में। ये होता है बेयरिंग। अब जो है हम आगे समझ लेते हैं इसके कुछ टेस्ट के बारे में जो डीसी मशीन के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। अब आप सभी को पता है टेस्ट किस वजह से किए जाते हैं एक मशीन के अंदर? उसकी कार्य कुशलता को जानने के लिए। किसको? कार्य कुशलता। उसकी कार्य कुशलता को देखने के लिए, उसकी दक्षता मापने के लिए, दक्षता का निर्धारण करने के लिए, और किसी मशीन में कितना तापमान में वृद्धि हुई है, कितनी तापमान में वृद्धि हुई है, इन सभी को जांचने के लिए जो है एक टेस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मशीन की कार्य कुशलता को जांचने के लिए, उसकी दक्षता को मापने के लिए, और तापमान में कितना बढ़ोतरी हुई है या फिर कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, उसको देखने के लिए जो हम कुछ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। टेस्ट जो है 5 प्रकार के किए जाते हैं। मेन तो जो होते हैं ये ऊपर 3 वाले होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और रोकिंसन। लेकिन 2 टेस्ट इनके अलावा और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिटार्डेशन टेस्ट या फिर रनिंग डाउन टेस्ट। रिटार्डेशन को क्या कहते हैं? रनिंग डाउन टेस्ट भी इसे कहा जाता है। और एक होता है फील्ड टेस्ट यानी कि फील्ड विधि। अब जो है इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में यानी कि सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट क्या है? ये जो है भार की उपस्थिति में किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका एक नाम और होता है ब्रेक टेस्ट। सिंपल टेस्ट को हम ब्रेक टेस्ट भी कह सकते हैं। जो छोटी मशीनें होती है यानी कि निम्न क्षमता की जो मशीनें होती हैं, निम्न क्षमता की मशीनों में जो है हम सिंपल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और लोड की उपस्थिति में भी जो हम इसे कर सकते हैं। अगर मोटर पर लोड भी चल रहा है या फिर जनरेटर पर लोड चल रहा है, उस कंडीशन में हम जो है सिंपल टेस्ट को कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट के बारे में यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। इसका एक अन्य नाम होता है स्विनबर्न विधि। स्विनबर्न विधि भी जो है इसका अन्य नाम होता है स्विनबर्न। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या है? नो लोड पर किए जाते हैं। किस पर? नो लोड पर। जब हम इस टेस्ट को करते हैं तो मशीन के ऊपर कोई लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना लोड पर जो है हम कौन सा टेस्ट करते हैं? अप्रत्यक्ष टेस्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ये केवल शंट और कंपाउंड मशीन के ऊपर किया जा सकता है। शंट और कंपाउंड अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे शंट और कंपाउंड कौन से होते हैं और कौन सी मशीन पर नहीं किया जा सकता। डीसी सीरीज मोटर पर ये नहीं किया जा सकता। डीसी सीरीज मोटर पर जो है हम
इनडायरेक्ट टेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो अप्रत्यक्ष टेस्ट है इसका प्रयोग हम कौन सी मोटर पर नहीं कर सकते। इसका प्रयोग जो हम डीसी सीरीज मोटर पर नहीं कर सकते, केवल शंट और कंपाउंड मोटर पर ही कर सकते हैं, जहां पर नियत फ्लक्स होता है। क्या होता है? नियत फ्लक्स। जहां पर फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहता है, केवल उसी मशीन में हम जो है इनडायरेक्ट टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इन जो नियत फ्लक्स कौन कौन सी मशीन में होता है? शंट में होता है और कंपाउंड में होता है। लेकिन डीसी सीरीज मोटर में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट नहीं होता है। और जो है इस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि कम्यूटेटर्स पर कितनी स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग होगी या ना होगी। और तापमान वृद्धि को भी हम इसके अंदर जो तापमान वृद्धि है उसको जांचना बहुत मुश्किल होता है। किसको? तापमान वृद्धि को। तापमान वृद्धि को जांचना इस मशीन में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम सभी को पता है जो ये टेस्ट होता है, ये विधि होती है, ये नो लोड पर की जाती है। अब लोड ही नहीं है कोई मशीन पर, तो उसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि तापमान में कितना परिवर्तन होगा नो लोड से फुल लोड तक। इसलिए इस टेस्ट में हमको ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि इस मशीनों के अंदर तापमान वृद्धि कितनी होगी। अब इनके अलावा एक टेस्ट होता है होपकिंसन टेस्ट। कौन सा? होपकिंसन टेस्ट। होपकिंसन टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। क्या? बैक टू बैक। बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है, या फिर हीट रन टेस्ट भी कहा जाता है, और रीजनरेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है होपकिंसन टेस्ट को? होपकिंसन टेस्ट को कहा जाता है बैक टू बैक टेस्ट, हीट रन टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट भी से कहा जाता है। होपकिंसन टेस्ट में क्या है? दो समान मशीनों की आवश्यकता होती है। किसकी? दो समान मशीनों की। और यहां पर मशीनों से क्या मतलब है? दो का मतलब है एक मोटर चाहिए और एक जनरेटर चाहिए, और दोनों ही समान होने चाहिए, यानी कि जो उनकी रेटिंग है वो समान होनी चाहिए। होपकिंसन टेस्ट का सबसे बड़ी हानि यही होती है कि इसमें दो मशीनों की आवश्यकता होती है, एक मोटर की और एक जनरेटर की, और दोनों समान होने चाहिए। इस वजह से जो होपकिंसन टेस्ट होता है ये थोड़ा महंगा पड़ता है। क्या होता है? थोड़ा महंगा पड़ता है। और ये जो है टेस्ट ये फुल लोड पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? फुल लोड पर किया जाता है। जो इनडायरेक्ट टेस्ट है ये नो लोड पर किया जाता है। किस पर? नो लोड पर किया जाता है। लेकिन जो होपकिंसन टेस्ट होता है इसको जो है फुल लोड पर किया जाता है। इससे जो है हम आसानी से जो है इसकी दक्षता को निकाल सकते हैं। इसकी जो दक्षता होती है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस टेस्ट की हेल्प से क्या है, हम आसानी से जो है दक्षता को निकाल सकते हैं। और जो हम तापमान वृद्धि को भी आसानी से इसमें जांच सकते हैं। किसके? तापमान वृद्धि, यानी कि जो नो लोड से फुल लोड के बीच में कितने ही तापमान में वृद्धि हुई है, होपकिंसन टेस्ट की हेल्प से हम ये आसानी से जांच सकते हैं कि उसकी दक्षता कितनी होती है, क्यों, और जो तापमान वृद्धि है वो कितनी होती है। क्योंकि जो ये टेस्ट है ये फुल लोड पर किया जाता है। फुल लोड पर और नो लोड से फुल लोड के बीच में कितनी तापमान में वृद्धि हुई है वो हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। और जो अलग अलग लोड पर इसकी दक्षता को भी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को होपकिंसन टेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है रिटार्डेशन टेस्ट। इस टेस्ट का मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया? रनिंग डाउन टेस्ट। क्या बताया? रनिंग डाउन टेस्ट जो है रिटार्डेशन टेस्ट का अन्य नाम होता है। और ये जो परीक्षण है केवल शंट मशीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। किस मशीनों में? केवल जो शंट मशीन होती हैं उनके अंदर जो है इस टेस्ट को किया जा सकता है। और इस टेस्ट की मदद से हम क्या है, जो स्ट्रे लॉसिस होते हैं, कौन से? स्ट्रे लॉसिस के बारे में जो है हम रिटार्डेशन टेस्ट की वजह से आसानी से जा सकते हैं। स्ट्रे लॉसिस कौन से होते हैं? घर्षण और लो टेस्ट। घर्षण प्लस लो हानियां जो होती है
वो होती है स्ट्रे हानियां। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, घर्षण और लो हानियों को निकालने के लिए जो है रिटार्डेशन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है और केवल शंट मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे समझते हैं फील्ड टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? फील्ड टेस्ट। ये जो टेस्ट है केवल डीसी सीरीज मोटर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। किसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? केवल डीसी सीरीज मोटर में। केवल डीसी सीरीज मोटर में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, दो श्रेणी मोटरों का इस्तेमाल, दो डीसी सीरीज मोटर चाहिए होती है इसके अंदर। कितनी? दो डीसी सीरीज मोटर की आवश्यकता होती है इस टेस्ट के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर डीसी मशीन वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। छोटा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है डीसी मशीन वाला। डीसी मशीन चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या समझा? संरचना होती है, एक डीसी मशीन की संरचना किस प्रकार की होती है और जो उसके अंदर टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने इसमें विस्तार से पढ़ा है। अगर आपको कोई भी इस क्लास में कोई भी परेशानी आई हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट जो है इसमें समझ नहीं आया। हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक सा चैप्टर है। केवल संरचना होती है इसमें एक डीसी मशीन की, कि वो कैसे बनी होती है और जो इसका जो कार्य है किस तरीके से कार्य करती है, वो जो है हम चैप्टर में पढ़ेंगे अगले में, जो डीसी जनरेटर वाला चैप्टर है। डीसी जनरेटर वाले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे कि जो इसके पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से जो कार्य करते हैं और जो इनकी ईएमएफ इक्वेशन होती है जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। और अगर आप हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी हरियाणा ALMSA की तैयारी करना चाहता है या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जैसे DRDO, इसरो, बार्क, PGCIL, उन एग्जाम में भी है जो हमारा ये बैच जो है बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जो सिलेबस होता है उनका भी सेम टू सेम ही सिलेबस होता है, बस थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। जो लेवल होता है बस लेवल का फर्क हो सकता है, उनमें थोड़ा हाई लेवल आ जाता है और हरियाणा के अंदर थोड़ा लो लेवल का पूछ लेते हैं। बाकी जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।